Good morning students. In today's lecture we will discuss about the powers and jurisdiction of the Supreme Court. हम प्रीवियस लेक्चर में अपने सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सारा आपका जुरिस्डिक्शन बताता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होता है। तो जब हम जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं तो जुरिस्डिक्शन में बेसिकली जुरिस्डिक्शन से हम क्या समझते हैं, पहले वो समझेंगे जुरिस्डिक्शन से क्या मतलब है। तो जब हम जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं तो हम एग्जांपल लेते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, मान लीजिए कि आपने कोई क्राइम किया, कोई भी क्राइम किया आपने दिल्ली में किया, तो अगर आप दिल्ली की टेरिटोरी में कोई क्राइम कमिट कर रहे हो तो उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो दिल्ली के किसी कोर्ट में ही होगा। ऐसा नहीं होता है कि उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो आप मान लीजिए कि वो केस आप मुंबई में फाइल कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो यही जुरिस्डिक्शन होता है जब हम जुडिशरी यूनियन जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं या सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, तो हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, यूनियन जुडिशरी जो हमारी है, वो किन किन मैटर्स में अपने केसेस को हेयर कर सकती है और डिसीजन दे सकती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो बेसिकली 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, फिर हम अपीलेट पढ़ते हैं, फिर हम एडवाइजरी पढ़ते हैं, फिर हम रिट जुरिस्डिक्शन पढ़ते हैं। तो इन जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि हम पहले सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा डेप्थ में स्टडी कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली हमारा हम अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट क्या है वो क्या है, इंडिया में जो जुडिशरी है वो बेसिकली कैसे काम कर रही है और वो क्या फंक्शंस उसके होते हैं और उसको क्या पावर्स बेसिकली हमने दी हुई है। तो जब हम लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। हमारे इंडिया का जो जो भी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है और इंटीग्रेटेडली काम करती है। तो इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो स्टेट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए लेजिस्लेटिव आपने बता दिया, एग्जीक्यूटिव बता दिया और आपने जुडिशरी बता दिया। अब आप केस की बात करो, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमने लीडिंग केसेस पढ़े हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में भी आपने बहुत बार सुना होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का केस पढ़ा है। फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस पढ़ा है, सज्जन सिंह केस पढ़ा है या फिर मेनका गांधी पढ़ा है। इन सब केसेस में क्या है कि एक पार्टी तो मान लीजिए आप मेनका गांधी हैं, दूसरी पार्टी आपका स्टेट होता है। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि स्टेट के आपके 3 पार्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर यहाँ पे हम जब केसेस देख रहे हैं तो केसेस में आपने एक पार्टी को स्टेट बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जुडिशरी को ये वो केस जा रहा है, अब जुडिशरी को स्टेट का पार्ट आपने बना दिया, तो फिर इसमें क्या हुआ कि स्टेट पे ही आप स्टेट में ही केस डाल रहे हो। तो यहाँ पे फिर ये एक सवाल उठ जाता है कि जब उसको स्टेट का पार्ट आपने बना दिया है तो क्या उसका डिसीजन जो है उसके अदर पार्ट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा क्या। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे अराइज हो जाता है और यहीं पे जो आपकी जुडिशरी है वो उसके इंडिपेंडेंस का जो क्वेश्चन है वो हमारा अराइज हो जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें कि जुडिशरी को आपने स्टेट के 3 पिलर्स में एक बहुत बड़ा पार्ट बनाया हुआ है, उसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया हुआ है। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि स्टेट अगर आपके किसी राइट का वायलेशन करता है, कोई भी पार्ट अगर आपका वायलेशन करता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। अब कोर्ट स्टेट का पार्ट है, स्टेट के खिलाफ ही आप जा रहे हो, तो इंडिपेंडेंस कैसे इफेक्ट नहीं हो रही है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इस इंडिपेंडेंस की बात यहाँ करते हैं तो यहाँ पे जो होता है वो ये होता है कि जुडिशरी की जब बात हो रही है तो जुडिशरी ने ये कहा कि हम स्टेट का जो पार्ट है वो बेसिकली अपने
एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो रिलेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए है। जुडिशरी से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी आपके रिलेशंस हैं वो स्टेट में नहीं काउंट होते हैं। यहाँ पे जो जुडिशरी आप काउंट कर रहे हो पार्ट्स में, वो जुडिशरी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड मैटर्स के लिए है। फिर अगर जुडिशरी से रिलेटेड मैटर्स के लिए अगर उसको उन पार्ट्स में इंक्लूड नहीं किया गया है तो आपकी जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको कोई भी खतरा नहीं होता है। आपकी जुडिशरी फेयरली इंडिपेंडेंटली काम करती है और इन दो पार्ट्स का जुडिशरी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये बात आती है आपकी जो जुडिशरी है कि वो इंडिपेंडेंटली कैसे काम करती है। तो आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंटली ऐसे काम करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटीग्रेटेडली कैसे काम करती है। तो इंटीग्रेटेडली जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो हमारा इंडिया बेसिकली फेडरलिज्म को फॉलो करता है। अब बात आती है कि इंडिया फेडरलिज्म को फॉलो करता है लेकिन यूएसए भी फेडरलिज्म को फॉलो करता है। दोनों में स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस है। हमारे इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेडली का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है, आप पिरामिडिकल फॉर्म में काम करते हैं। हमारे इंडिया में जो जुडिशरी है वो पिरामिडिकल फॉर्म में काम करती है, ठीक है। ये पिरामिड है, इसमें ये जो बेस है ये वाइड बेस होता है, फिर ये नैरो होता जाता है और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो सबसे नैरो वाला पार्ट है वो आपका जो है वो एपेक्स कोर्ट होता है, ठीक है। एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। अब ये तीनों हमने पिरामिड में 3 पिलर्स बना दिए कि यहाँ पे जो सबसे नीचे जो काम कर रहे हैं वो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो काम कर रहे हैं वो आपकी हाई कोर्ट काम कर रही है और फिर जो सबसे ऊपर जो आपके काम कर रहे हैं वो आपकी सुप्रीम कोर्ट काम कर रहे हैं। तो ये जो हमने पिरामिड बनाया इसमें हमने पावर्स को मतलब डिवाइड कर दिया कि हमने इनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बेसिकली डिवाइड कर दिया कि सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड मतलब आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट में यही आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, सेशन कोर्ट आता है। तो डिस्ट्रिक्ट में जो मैटर्स सबसे पहले आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाएगा, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट से वो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इस तरीके के से आप पिरामिड के फॉर्म में काम कर रहे हो, 3 अलग अलग टायर में काम हो रहा है। लेकिन जब इंटीग्रेटेड की बात हम कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड में क्या हो रहा है कि जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ आपके इन तीनों टायर्स में इक्वली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट में क्राइम हो रहा है तो वो सिर्फ स्टेट के ही किसी कोर्ट में हियर किया जाएगा या फिर उसके अलग से रूल्स हैं, और हाई कोर्ट में कोई मान लीजिए कोई अलग ही केस जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ही केस जा रहा है, अलग ही रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। हमारे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। हमारे इंडिया में ये तीनों टायर्स में सेम रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, सेम रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल होता है। जब हम बात कर रहे हैं यूएसए की, अगर हम कंपेयर करें दोनों के इंटीग्रेटेड फॉर्म को, तो जो यूएसए है वो भी फेडरलिज्म पे काम करता है। बट होता क्या है कि यूएसए में क्या है कि आपकी जो जुडिशरी है वो स्टेट में अलग रूल्स फॉलो करती है और जो सेंटर है उसमें अलग रूल्स फॉलो करती है। आपके यूएसए में एक बहुत ही फेमस वर्ड है स्टेट शॉपिंग का, ठीक है। स्टेट शॉपिंग से क्या मतलब है, आपके यूएसए में क्या होता है कि मान लो वहाँ पे कोई क्राइम है, वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ पे क्या है हर क्राइम का अलग अलग पनिशमेंट दिया हुआ है हर स्टेट में। तो लोग वहाँ पे क्या जनरली वहाँ पे क्या करते हैं, उनको कोई क्राइम कमिट करना है, फॉर एग्जांपल थेफ्ट ले लेते हैं हम, उनको थेफ्ट कमिट करना है। उनको लगता है कि जिस स्टेट में वो रह रहे हैं उसके कंपेरेटिवली दूसरे स्टेट में, मान लो यूएसए में कोई रह रहा है, उसको लगता है कि शिकागो में ये जो थेफ्ट है वो लेस पनिशेबल है, तो वो क्या करते हैं शिकागो में जाके उस क्राइम को कमिट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है आप इंटीग्रेटेडली काम नहीं कर रहे हो, एक रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे मान लो अगर 2 महीने का पनिशमेंट है तो वो शिकागो में जाके थेफ्ट करेंगे, 2 महीने का पनिशमेंट ले लेंगे। हो सकता है यूएसए में 6 मंथ्स का हो, तो वहाँ पे ही ये चीज़ चलती है। हमारे इंडिया में ये नहीं चलती है। हमारे इंडिया में अगर आप
थेफ्ट कहीं भी करोगे, चाहे दिल्ली में करो, चाहे आप मुंबई में करो, चाहे आप कश्मीर में करो, आपको सेम पनिशमेंट, कहीं भी आप कर रहे हो सेम पनिशमेंट मिलता है, सेम रूल ऑफ लॉ आपके इंडिया में फॉलो होता है। तो बेसिकली आपकी जो इंडियन जुडिशरी है वो इस तरीके से इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करती है। ये आपका पिरामिड सिस्टम होता है। अब बात आती है, जब हम बात कर रहे हैं कि हमने ये पिरामिड बना लिया कि पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, फिर उसके बाद आपके हाई कोर्ट्स होंगे, फिर उसके बाद जब हमने सुप्रीम कोर्ट देखा तो सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को हमने बहुत नैरो कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे जजेस काम करते हैं, फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1000 जजेस काम करते हैं, यहाँ पे 500 करते हैं। और जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली क्या होता है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का भी 124 आर्टिकल पढ़ते हो तो उसमें भी लिखा हुआ है कि ओरिजिनली जब फ्रेम हुआ था तो उसमें लिखा हुआ था कि आपके सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होंगे वो 7+1 होंगे, ठीक है, आपके 7 जज होंगे और एक आपका जो है वो चीफ जस्टिस होंगे। तो नंबर बहुत कम है। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखें, रेशियो भी काउंट करते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे आप 8 जजेस की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बस 8 ही जज काम करेंगे। अब तो खैर नंबर बदल गया है, पहले 31 था, अब 34 कर दिया है हमने 2019 से। अभी हमारे प्रेजेंटली 34 जजेस हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, बट स्टिल ये फिगर बहुत कम है अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेटेड की हम बात कर रहे थे, तो इंटीग्रेटेड में क्या हुआ कि आपने ये किया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई आपका केस गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिसीजन हुआ, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आप हाई कोर्ट में चले गए। हाँ, अब हाई कोर्ट में डिसीजन हुआ, यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। लेकिन अब आप देखोगे कि जजेस तो कम होते जा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में कितने सारे केसेस चले जाएंगे। यहाँ पे हमने एक चीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी कि जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट आपका डायरेक्ट कोई मैटर नहीं सुनता है, उसका ज्यूरिसडिक्शन हमने क्लियर कर दिया। हमने बता दिया कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ वो यही मैटर्स है उन्हीं को सुनेगा, उन्हीं की हियरिंग वहाँ पे होगी और यही केस पर्टिकुलर वहाँ पे फाइल किए जाएंगे। जब हम नंबर ऑफ जजेस की बात करते हैं, हमने अब हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि जजेस इतने कम क्यों हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप जजेस का नंबर भी तो बढ़ा सकते हैं ताकि यहाँ पे केसेस सुन लिए जाएँ। तो वो बेसिकली ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज की बात आती है तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो बहुत बड़ी पोस्ट होल्ड करते हैं, उन पे बहुत सारा वर्क प्रेशर होता है, काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं बेसिकली, क्योंकि आपका एपेक्स कोर्ट होता है वो, उसकी होलसोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके एपेक्स कोर्ट की बनती है। आपको ये भी पता है कि जुडिशियल रिव्यू का काम भी आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जजेस इसलिए कम अपॉइंट किए जा रहे हैं क्योंकि जजेस ऐसे होने चाहिए जो उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए क्वालिफाइड हो, वो उस पोस्ट को डिजर्व करते हो और उस पोस्ट के साथ जस्टिस कर सके बेसिकली। इसलिए हमने जजेस का नंबर, क्योंकि आप जितना क्वांटिटी बढ़ाते हैं उतनी क्वालिटी कम होती जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे जजेस का जो नंबर है वो कम रखा। ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम हमने बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट होगा। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास हमने ज्यूरिसडिक्शन बता दिया कि यही केस जाएंगे। ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होने से पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि केसेस जाते थे तो कुछ लोग हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करिए, आपका सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। आपने आर्टिकल 130 पढ़ा हो तो आपका जो आर्टिकल 130 है वो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताता है। आर्टिकल 130 आपका ये कहता है कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो बेसिकली कहाँ होगी, आपकी दिल्ली में होगी। आपकी सीट आपने देखा सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में ही बना हुआ है। लेकिन अगर CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट मिलके चाहे तो वो जो सीट है वो कहीं और भी
बना सकते हैं। कुछ ऐसी इमरजेंसीज की सिचुएशन में जहाँ उन्हें लगता है कि सीट है वो दिल्ली से कहीं और शिफ्ट कर देनी चाहिए, तो वो सीट को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 130 कहता है। इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए एक पर्सन होते थे जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे क्या है कि एक ही सुप्रीम कोर्ट है, 30 जजेस काम कर रहे हैं। अपील्स भी अगर फाइल होती हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से अपील जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर हमारे इंडिया में अगर आप देखो तो लाखों में केसेस पेंडिंग है, लाखों में से करोड़ बहुत केसेस पेंडिंग है, यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे कितना सारा आप देखोगे कि कितने सारे केसेस यहाँ पे अपील में भी जाएंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करिए कि रीजन डिवाइड कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, और मान लीजिए वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में आप ऐसे रीजन डिवाइड कर दीजिए, और हर रीजन में आप जो है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बना दीजिए। ठीक है, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये 3 रीजन बना दो, इन तीनों रीजन में आप नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बना दो, और उस रीजन का जो भी अपील है, हाई कोर्ट से जो भी अपील है, वो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में जाएगा, और वहाँ पे उसका जो डिसीजन है इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट ही माना जाएगा, और वहाँ पे उसका जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह हो जाएगा। तो ये उन्होंने ये एक जो आइडिया दिया था उन्होंने ये दिया, लेकिन इस आइडिया को आगे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वो क्यों नहीं किया गया? आपको पता है हमारा जो इंडिया है फेडरल स्टेट है, फेडरलिज्म हम फॉलो करते हैं। ठीक है, फेडरलिज्म में क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसमें पावर्स कुछ एक्सटेंट तक डिवाइडेड है, और कुछ एक्सटेंट तक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर करता है आपके स्टेट गवर्नमेंट को। जब हम ये डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि स्टेट्स को डिवाइड कर रहे हैं, हम रीजन्स को डिवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारे फेडरलिज्म की कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अगेंस्ट में है। ठीक है, ये आपके फेडरलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट में है कि आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो ये जो आइडिया है वो आगे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं कि फेडरलिज्म को कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो आपका जो केशवानंद भारती का केस हुआ था, आपके केशवानंद भारती के केस में भी जो डिसीजन आया था उसमें ये कहा गया था कि जो आपका फेडरलिज्म होता है वो बेसिकली आपके बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, और केशवानंद भारती में यही आया था कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली अगर आप यहाँ पे ये इनको डिवाइड कर रहे हो तो आप फेडरलिज्म को इफेक्ट कर रहे हो, और आप दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। यहाँ पे आप क्या है, आपने पावर्स डिवाइड कर दी, जो कि बिल्कुल वायलेशन है आपके फंडामेंटल राइट्स का, या वायलेशन है आपके बेसिक स्ट्रक्चर के, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, जो कि आपको केशवानंद भारती में बताया गया था। इसलिए हमने नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का जो आइडिया है उसको अडॉप्ट नहीं किया था, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसी पिरामिड फॉर्म में काम करता है, और ज्यूरिसडिक्शन जो है उसी के बेसिस पे हमारे इंडियन जुडिशरी है उसमें काम किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने ज्यूरिसडिक्शन की। ठीक है, हम सबसे पहले जब ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे तो हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से जब हम स्टार्ट करेंगे, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की जो आपकी बात है वो आर्टिकल 131 में कही गई है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से क्या मतलब होता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से बेसिकली मतलब ये होता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। हम फिर से वही पिरामिड अपना फॉर्म करेंगे। होता क्या है, जब आपकी जुडिशरी हम देख रहे हैं कि आपकी जुडिशरी पिरामिड के फॉर्म में काम कर रही है। ठीक है, नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट, और फिर आपका सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। जब हम बात कर रहे हैं कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का क्या होता है। तो जब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मतलब कोई भी मैटर है, चाहे वो सिविल है, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो कोई और मैटर है,
तो वो मैटर सबसे पहले आप कौन से कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे केस फाइल करेंगे, उसे कहते हैं हम कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। तो जब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं या फिर हम मैटर्स डिवाइड कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल मैटर्स की कि क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है, तो क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है, आपके जो क्रिमिनल मैटर्स हैं वो सबसे पहले आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में फाइल किए जाते हैं। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, कोई भी है, तो सबसे पहले जो आपका केस फाइल किया जाएगा वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में किया जाएगा। फिर यहाँ पे डिसीजन होगा, फिर वो अपील में या जो भी है रिवीजन में जिसमें भी है वो आपका हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वो आगे जाता है। तो इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिविल मैटर्स की। तो सिविल मैटर्स जो है वो आपके सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी आप फाइल कर सकते हो, और आपके पास राइट है कि सिविल मैटर्स जो है वो आप डायरेक्टली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाए बिना डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में ही चले जाओ और केस को फाइल कर दो। तो ये बात हो गई आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की और हाई कोर्ट की कि क्रिमिनल मैटर जो सबसे पहले है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ही जाएंगे, सिविल मैटर हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में से किसी में भी पहले आप फाइल कर सकते हो। तो ये हो गया कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। तो जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से वो इंस्टेंसेस हैं जहां फर्स्ट केस फाइल किया जा सकता है, तो उसमें सिर्फ 2 मैटर्स ऐसे होते हैं जहां आप फर्स्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। आई मीन टू से कि आपको ना तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाने की ज़रूरत है, ना आपको हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो वो जब 2 मैटर्स की बात आती है, तो वो जो मैटर्स होते हैं सबसे पहले तो आपका होता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट है, स्टेट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सारे जो मैटर्स हैं वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वो वहीं डिसाइड होते हैं। बेसिकली जो स्टेट रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो आपके डिसाइड होंगे सुप्रीम कोर्ट में। और जो दूसरा ज्यूरिस्डिक्शन होता है वो होता है रिट वाला। ठीक है, रिट से रिलेटेड मतलब वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई भी वायलेशन हो रहा है तो उस केस में जो रिट है वो सबसे पहले जाके आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो। तो ये ही सिर्फ 2 ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस फाइल कर सकते हो। अब हम बात करें, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इंडिविजुअल को आपने राइट दे दिया कि इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट कोर्ट में चला जाएगा, हाई कोर्ट में चला जाएगा। अब जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पे या तो स्टेट से रिलेटेड मैटर डिसाइड होंगे या रिट ज्यूरिस्डिक्शन उनको मिलेगा, रिट्स आप वो डिसाइड करते हैं। तो फिर इंडिविजुअल का क्या राइट रहा, अगर आप खुद भी जाना चाहो, आपका मान लो कोई मैटर है, आप चाहते हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता हूँ, मुझे तो उन्हीं का डिसीजन लगता है कि वो ही सही डिसीजन दे पाएंगे, मैं किसी और के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आप ये करते हो। तो यहाँ पे क्या है, आपने इंडिविजुअल को तो कोई राइट ही नहीं दिया, आपने बोल दिया कि स्टेट चला जाएगा या फिर रिट में चला जाएगा। यहाँ पे फिर एक चीज़ आती है, वो आपकी बात करती है आर्टिकल 136। आपका जो आर्टिकल 136 है वो एसएलपी की बात करता है। एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पटिशन की बात करता है। स्पेशल लीव पटिशन, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं, हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस की भीड़ नहीं हो जाए, क्वालिटी रहे, इस वजह से हमने यहाँ पे सिर्फ कुछ ही एरियाज़ हैं जो जुरिस्डिक्शन हमने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। अब स्पेशल लीव पटिशन की क्या बात होती है, अब क्या होता है कि कोई भी मैटर है, यहाँ से यहाँ अपील में जाता है और यहाँ से यहाँ, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट में जा रहा है और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ये है कि आपका जो ये केस जा रहा है उसमें स्पेशल लीव पटिशन की बात आ जाती है, और इसी को हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन भी कहते हैं। अब अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन हमने पढ़ लिया कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या फिर आपका जो है स्टेट से रिलेटेड कोई मैटर है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई मैटर है, तो वो आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो। अब दूसरा जो ज्यूरिस्डिक्शन है, अगर नॉर्मल मैटर्स की बात करें, जैसे कि यहाँ से सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट में गया,
हाई कोर्ट से आपका सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पता नहीं कितने केसेस जो है वो आपके, अगर इस मेथड को हम फॉलो करेंगे तो कितने केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट में अपील में फाइल हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली केसेस में आप अपील फाइल करते ही हो। ठीक है, हाई कोर्ट से मोस्टली केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते ही हैं, क्योंकि हम सबको ही लगता है, क्रिमिनल को लगता ही है कि ठीक है वो बच ही जाए, कैसे ना कैसे बच जाए, क्या पता सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही अलग आ जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट को एक राइट दिया, उसको एक जुरिस्डिक्शन दिया। आर्टिकल 136 में हमने क्या कह दिया कि उसको स्पेशल लीव पटिशन का राइट दे दिया। जो भी हाई कोर्ट से पटिशन जाएगी या हाई कोर्ट से जो भी अपील जाएगी, सबसे पहले उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसको रिव्यू करता है, उसको देखता है, पहले उसकी स्क्रूटनी की जाती है पटिशन की, एप्लीकेशन जो भी आप फाइल कर रहे हो। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसको वो केस सुनना चाहिए तो वो उस केस को सुनता है, उसकी हियरिंग होती है, अदरवाइज वो केस वहीं पे डिसमिस कर दिया जाता है। ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिस्डिक्शन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन में क्या है, जब हम अपील की बात कर रहे हैं तो अपील अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जब तक हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तब तक तो ये है कि आपका राइट है। ठीक है, अपील फाइल करना आपका राइट होता है, आप अपील फाइल कर सकते हो सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट में, जो भी है। देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करना आपका राइट नहीं होता है, आपका राइट नहीं होता है। इसी वजह से जो SLP है, स्पेशल लीव पटिशन है, उसको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और उसमें ये बताया गया है कि आप फाइल करोगे लेकिन आपकी अपील हियरिंग में आएगी या नहीं आएगी, वो डिसीजन आपका सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, तो ये है आपका जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, हम जिस भी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट मेजरली 3-4 जो चीज़ें हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको डिसाइड करता है। या तो आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात आ रही है या कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। या फिर आपको लगता है कि मिसकैरेज ऑफ नेचुरल जस्टिस हो रहा है, मिसकैरेज ऑफ नेचुरल जस्टिस में आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो। या फिर आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जैसे रिट पिटिशंस हमारे जाती हैं, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, तो मिसकैरेज ऑफ नेचुरल जस्टिस है, तो इन सब केसेस में जो है वो आप अपना सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। ये आपकी बात हो गई अपीलेट जुरिस्डिक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट क्या जुरिस्डिक्शन होता है, तो वो होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को एक और नाम से हम जानते हैं, वो होता है आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस। ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपका 143 में बात की गई है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की। इसमें क्या होता है, आपके जो प्रेसिडेंट, एक तो यहाँ पे वर्ड जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें मे लिखा गया है। ठीक है, तो मे का मतलब होता है कि ये यहाँ पे ऑब्लिगेटरी नहीं है आपके प्रेसिडेंट के लिए या फिर मैंडेटरी नहीं है, बट अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई मैटर है, वही सेम मैटर है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड कोई भी मैटर है, उनको लगता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए उस मैटर में, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और उनसे उनकी एडवाइस ले सकते हैं। ये जो जुरिस्डिक्शन है, और इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उनको एडवाइस देते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये उनके जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन अगर हम बात करें, जो हमने बहुत बार पढ़ा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी जुरिस्डिक्शन की, इसी राइट की बात करते हैं। तो ये जो जुरिस्डिक्शन होता है वो बेसिकली आपका रिट जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, आर्टिकल 32
आर्टिकल 32 में आपका रिट ज्यूरिस्डिक्शन बताया गया है, रिट से रिलेटेड पावर बताई गई है। अब इस रिट ज्यूरिस्डिक्शन में क्या होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई भी वायलेशन होता है, कोई भी वायलेशन होगा, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और केस फाइल कर सकते हो। रिट में भी आपको बहुत टाइप्स की रिट्स दी हुई है, हेबियस कॉर्पस की बात की गई है, प्रोहिबिशन की बात की गई है, मैंडेमस की बात की गई है। तो ये जो बहुत सारी रिट्स हैं जिसमें अलग अलग आपने बता दिया गया है कि इस मैटर से रिलेटेड रिट हेबियस कॉर्पस में फाइल होगी, या फिर अगर ये चीज़ हो रही है कि सुप्रीम अथॉरिटी ये जानना चाहती है कि जो नीचे वाली अथॉरिटीज़ हैं वो क्या पब्लिक सर्वेंट किस कैपेसिटी में ऑर्डर दे रहा है, किस कैपेसिटी में, तो इस तरीके के हमने वहाँ पे बता दिया है, हमने बिल्कुल कंसाइजली इस चीज़ों को वहाँ पे बता दिया है कि ये मैटर है, इस रिट में आएगा। और अगर इन मैटर्स में आपका कोई राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अब बात आती है कि रिट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया ही क्यों, आप मतलब रिट ज्यूरिस्डिक्शन आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों दिया। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं या फिर हम जुडिशरी की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को आपका कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, ठीक है। जब आप सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हो, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न है जिसका वायलेशन हो रहा है, तो उसकी कस्टडी कौन करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसलिए आपका मतलब आपने राइट्स दिए, हमने ज्यूरिस्डिक्शन भी पढ़ा है, हमको पता है कि जो आपका जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर होती है कि आपके पार्लियामेंट ने कोई लॉ डिक्लेयर किया, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो जो लॉ पार्लियामेंट बना रही है, जो भी मैटर है उसमें लॉ में वो वायलेशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न का, तो वहाँ पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस दे सकता है आपके पार्लियामेंट को कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविज़न के अगेंस्ट है, तो ये लॉ आप इन्फोर्स नहीं कराएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये इस तरीके से जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न्स है उनका कस्टोडियन है, उनकी कस्टडी करता है। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फिर प्रेसिडेंट क्या है। हमने एग्जीक्यूटिव हेड बताया है आपके प्रेसिडेंट को, हमने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जो पावर्स हैं वो आपके प्रेसिडेंट को दी गई है। जब प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया, सारी पावर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी प्रेसिडेंट को हमने दी हुई है, तो फिर उनका क्या राइट है या फिर उनका क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बोल रहे हैं कि कस्टोडियन तो सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर आपके प्रेसिडेंट सर क्या करते हैं। तो अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो होता क्या है, जो आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन का काम जो है वो आपका प्रेसिडेंट का होता है, और कस्टडी का जो काम है वो आपका जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। और यही आपकी जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है वो ही बताता है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे कस्टडी करता है कॉन्स्टिट्यूशन की। बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई भी वायलेशन नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और स्टेट के अगेंस्ट भी जा सकते हो। आपको पता है कि फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट भी होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ये बात आ गई आपकी। अब आपके 4 तरीके की ज्यूरिस्डिक्शन हमने पढ़ लिए। अब हम कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे कि पावर्स क्या होती हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पावर्स की, तो सबसे पहले जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की वो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 129 में। आर्टिकल 129 आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात होती है तो हम कहते हैं कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से क्या बात होती है, जब हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें
हैं जो हम बेसिकली पढ़ते हैं, या 2 चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि वो क्या होती हैं। पहला तो ये होती है कि एविडेंशियरी वैल्यू होती है, ठीक है। एविडेंशियरी वैल्यू होती है आपका जो भी डिसीजन है या फिर जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है या फिर अदर कोर्ट्स का डिसीजन होता है, वो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है। आप उसको एविडेंस की तरह प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि दूसरा होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात होती है। तो एविडेंशियरी वैल्यू की जो हम बात करते हैं उसमें क्या होता है कि मान लीजिए लॉ ऑफ प्रेसिडेंस भी हम एक तरीके से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई डिसीजन दिया, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मेनका गांधी में क्या हुआ था कि वहाँ पे डिसीजन आया था, वो बेसिकली आर्टिकल 21 से रिलेटेड था। वहाँ पे ये डिसीजन आया था कि जो आपका राइट टू लाइफ है, तो उस राइट टू लाइफ में आप इंक्लूड करते हो राइट टू लिव विद चॉइस एंड डिग्निटी, ठीक है। वहाँ पे आपने डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि ठीक है, आपका जो राइट टू लाइफ है उसमें आप चॉइस को भी, आप अपनी चॉइस की लाइफ जी सकते हो और डिग्निटी से भी जी सकते हो। तो मान लो आप किसी कोर्ट में गए, आपने कोई केस फाइल किया, वहाँ पे आपकी चॉइस की कोई बात आ गई। मान लो एडवोकेट कहते हैं कि सर मेरा पहला केस है, आप सुन लीजिए और डिसाइड कर दीजिए। ऐसा कोई मैटर हो जाता है और आप सर उनको कहते हो, जज को कहते हो कि ये मेरी मतलब ये मेरे को राइट है कि मैं अपनी लाइफ अपनी चॉइस से जी सकूं। तो आपके जो जज हैं वो कहते हैं कि आपके पास मतलब ऐसा क्या है, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपनी लाइफ जो है वो चॉइस से जी सकते हैं। तो वो जो एडवोकेट हैं वो उनको वो मेनका गांधी वाला केस दिखा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में, जो भी ईयर था 1978 था आई थिंक, उसमें डिसीजन दिया था मेनका गांधी केस में कि जो पर्सन्स हैं उनकी राइट टू लाइफ है वो राइट टू लाइफ विद चॉइस भी इंक्लूड करता है, तो ये मेरा राइट बन जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन है जो पहले आया हुआ है वो एविडेंशियरी वैल्यू रखता है। आप बाद में उस डिसीजन को उनको एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हो अदर केसेस में या अदर मैटर्स में, जहाँ पे भी आपको रीज़नेबल लगता है उस केस को यूज़ करना, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी डिसीजन होता है वो एविडेंशियरी वैल्यू की तरह यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से क्या मतलब होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से मतलब ये नहीं होता है कि हम बात करते हैं, हमने कई बार अपने लॉज में भी पढ़ा है कि इन कैमरा जो है वो प्रोसीडिंग्स होती हैं या जो कुछ मैटर्स होते हैं जो इन कैमरा होते हैं, कुछ मैटर्स जो हैं वो पब्लिक हियरिंग होती हैं। इन कैमरा मतलब कुछ जो केस है उससे रिलेटेड लोग ही वहाँ रहते हैं और जजेस और जो भी एडवोकेट्स हैं वही रहते हैं, और जो पब्लिक है उसमें मीडिया वगैरह ये भी अलाउड होते हैं। तो इस तरीके की, तो हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली केस की, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से मतलब क्या होता है, जो भी केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो रहे हैं उन सब की अलग फाइल बनती है, वो हमेशा रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। इन फ्यूचर सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने केसेस को अपने नेक्स्ट केसेस में रेफ़र करता है, अपने खुद को डिसीजंस को भी बदल देता है, पुराने जो भी डिसीजंस हुए हैं उनको भी बदल देता है, ओवररूल कर देता है या फिर उनको रेफ़र करता है नए केसेस में। तो इस तरीके से जितने भी केसेस आज तक हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो सारे एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो ये बात हो गई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में हमारी एविडेंशियरी वैल्यू की। अब बात आती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जब बात करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो आपका सिविल होता है और एक आपका क्रिमिनल होता है, ठीक है। सिविल में वही है कि आप मान लो आप कोर्ट में कुछ ऐसा सिविल मैटर मतलब कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ मान लीजिए। और जब बात करते हैं क्रिमिनल से, तो मान लीजिए कि आप डिसरेप्यूट कर रहे हो, या तो कोर्ट को डिसरेप्यूट कर रहे हो या फिर जज को आप डिसरेप्यूट कर रहे हो, तो ये आपका क्रिमिनल हो जाता है। तो इस केस में क्या है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको पनिश कर सकता है, ये उसकी पावर होती है। अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करोगे
कई कई केसेस में तो ये होता है कि आपका पनिशमेंट भी बताया गया कि 6 महीने का आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट में जो डिसीजन देने का राइट है, वो पावर है, वो आपके सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो ये बात होगी हमारे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। अब कुछ जो प्रोविजंस हैं आपके जो यूनियन जुडिशरी है उसमें इम्पॉर्टेंट है, हम ब्रीफली उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 142 की, ठीक है। आर्टिकल 142 जो है वो बेसिकली जब हम सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हैं तो हमने बहुत बार एक वर्ड सुना है जुडिशल एक्टिविज्म का, ठीक है। जुडिशल एक्टिविज्म की बहुत बार बात होती रहती है, अभी रिसेंटली भी कई बार बात हुई है। जुडिशल एक्टिविज्म में बेसिकली क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म में जब हम देखते हैं तो जुडिशरी क्या है कि एक्टिवली आपका काम करती रहती है, या फिर आपकी जो लेजिस्लेचर है लॉ बना रही है, या फिर कोई ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल एडल्ट्री की बात कर लीजिए, या फिर कोई भी मैटर है उसमें क्या है जुडिशरी कोई लॉ बना, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड बना, तो उसमें क्या है जुडिशरी ने थोड़ा अपना भी डिसीजन दिया, एडवाइस दी कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को ऐसा लगने लग गया कि जो जुडिशरी है वो इंटरफेयर कर रही है लेजिस्लेचर के बीच में। तो जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं या फिर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कह रही है कि इंटरफेरेंस हो रहा है हमारे राइट्स में या फिर हमारे उसमें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि आपका जो आर्टिकल 142 है उसको रेफर किया। आपका आर्टिकल 142 है वो ये कहता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर्स होती है। वो अनलिमिटेड पावर्स क्या होती हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सके, ठीक है। उसको कंप्लीट जस्टिस करने का राइट होता है, उसके पास पावर्स होती हैं। अब उसके लिए उसको जो भी वे ठीक लगता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, और उसको ये पावर आपके आर्टिकल 142 ने दी है। तो यहाँ पे ये आपने डिसाइड कर दिया कि ये पावर है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 142 में आपको पावर्स दे दी गई, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात हो गई, इंटरफेरेंस की बात हो गई। हमने पढ़ा कि 3 पिलर्स होते हैं, मान लो लेजिस्लेटिव है, यहाँ आपका जुडिशरी है, ठीक है। इनकी बाउंड्रीज डिसाइडेड है, ठीक है। आपका लेजिस्लेचर इस बाउंड्री में काम करेगा, आपका जो जुडिशरी है वो इस बाउंड्री में काम करेगा, ठीक है। इसमें फिर ये है सुप्रीम कोर्ट ने या फिर आपकी जुडिशरी ने ये क्लियर किया कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं, नहीं, हम अपनी बाउंड्रीज में ही काम करते हैं, हमको जितनी पावर्स दी गई हैं हम उतने ही करते हैं। हम ना तो आप लेजिस्लेचर अपनी बाउंड्री क्रॉस करोगे, ना ये जुडिशरी अपनी बाउंड्री क्रॉस करेगा। ये इंटरफेरेंस का मतलब नहीं होता है, यहाँ पे इसका जो मतलब है वो इंटरफेरेंस नहीं होता है, हम इंटीग्रेटेडली काम करते हैं, ठीक है। हम एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव मैटर्स में जो है वो इंटरफेरेंस कर रही है, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लियर कर देता है। आपका आर्टिकल जो 142 है वो अनलिमिटेड पावर्स की बात करता है जुडिशरी की, टू प्रोटेक्ट द जस्टिस, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू गिव पीपल ऑफ इंडिया कंप्लीट जस्टिस। जो भी है उसको जो ठीक लगता है वो करता है, ये उसके पास पावर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 141 की। आपका जो आर्टिकल 141 है वो जो बात करता है वो लॉ ऑफ लैंड की बात करता है। वो ये कहता है कि लॉ ऑफ लैंड में क्या होता है, बेसिकली आपका ये होता है कि लॉ ऑफ लैंड में ये होता है कि नेचुरल जस्टिस की बात होती है। आपका जो आर्टिकल 14 है वो भी आपके रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। डाइसी का जो रूल है वो भी यही बात करता है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आपका सुप्रीम होता है, ठीक है। और जो जुडिशरी है वो कस्टोडियन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आपने डाइसी के रूल ऑफ लॉ में बता दिया कि भाई आपका जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, और जो जुडिशरी है वो कस्टोडियन है। तो यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया कि
यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया कि आपकी जो जुडिशरी है वो बहुत पावर्स होल्ड करती है और उसका जो भी डिसीजन होता है, जब आपने उसको इतनी बड़ी पावर दे दी। लेक्स रेक्स की बात करते हैं हम। लेक्स रेक्स का क्या मतलब होता है? लेक्स रेक्स का मतलब यही होता है कि लॉ इज़ द किंग, ठीक है। तो लेक्स रेक्स की जब हम बात करते हैं तो वो यही है कि जो लॉ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो किंग हो जाते हैं। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट आपकी जुडिशरी लॉ को प्रोटेक्ट कर रही है तो ही इज़ द किंग, ठीक है। अगर आप उसको किंग बना रहे हो, अगर इनडायरेक्टली हम देखें उसको किंग का दर्जा आप दे रहे हो, तो यही बात हो जाती है कि आपका सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो बाउंड होते हैं। जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं या फिर जो भी है, तो आपने उसको ये पावर दे दी। उसका जो भी डिसीजन आएगा, जो भी मैटर वो डिसाइड करते हैं, वो बाकी सब पे बाउंड हो जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। तो ये जो आर्टिकल 141 है वो आपको सुप्रीम कोर्ट की इसी पावर की बात करता है। तो ये आपका जो होल पावर्स हैं वो आपकी पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की हम सारी कवर कर चुके हैं। अब जो आपका लास्ट में एक क्वेश्चन अराइज होता है बेसिकली स्टूडेंट्स के माइंड में कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी वाइड पावर्स दे दी हैं, इतना सब कुछ है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट है वो ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करता है क्या? मतलब उसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करता है। तो इससे रिलेटेड जब हम बात करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के यूनियन जुडिशरी के कुछ प्रोविजंस की बात करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मतलब कंप्लीटली ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करता है, बट हाँ मेजरली जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑटोनॉमस बॉडी की तरह ही काम करता है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑटोनॉमस बॉडी की तरह कैसे काम करता है? इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपका जो आर्टिकल 145 है, आर्टिकल 145 आपका सुप्रीम कोर्ट को ये राइट्स देता है कि वो अपने खुद के रूल्स फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। उनके खुद के रूल्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद फ्रेम करता है। बाकी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता है उनके रूल्स को फ्रेम करने में। दूसरा, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 125 की, आर्टिकल 125 आपका कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी जो सैलरीज एंड अलाउंसेस होते हैं, आपके पार्लियामेंट के पास सिर्फ ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी या अलाउंसेस को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कभी भी उनकी सैलरीज या अलाउंसेस को वो डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ये राइट आपने पार्लियामेंट को नहीं दिया है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपने जो क्या है सुप्रीम कोर्ट को एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह बना दिया। आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपकी पार्लियामेंट रिमूव भी नहीं कर सकती। उनका भी एक प्रोसीजर बताया गया। रिमूवल का, जजेस का जो रिमूवल है उसका प्रोसीजर बहुत अलग होता है। तो यहाँ पे आपने जो लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है उसको थोड़ा सेपरेट रखा जुडिशरी से, ताकि फिर वही हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही पहुँच गए कि ताकि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो इफ़ेक्ट ना हो। तो ये आपका पूरा यूनियन जुडिशरी है, उसकी पावर्स हैं और उसका ज्यूरिसडिक्शन है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.